हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। जो वर्क बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का पार्ट 3 है ये। ओके, इससे पहले हमने कई सारी चीजें कवर की थी, है ना, जैसे कि फीचर्स देखे थे, फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, तो इन फंक्शन के थ्रू हमने ये भी समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है क्या, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेसिक रूल प्रोवाइड करते हैं मिनिमल कोऑर्डिनेशन के लिए सोसाइटी में, है ना। और फिर जो बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कितनी डिसीजन में जो पावर किसके पास है डिसीजन लेने की, है ना। जो कोई भी जो डिसीजन होगा वो कौन लेगा, है ना, किसके पास में अथॉरिटी है, जैसे कि पार्लियामेंट के पास में लॉ मेकिंग अथॉरिटी है ना, कि वो लॉ बना सकते हैं। ओके, स्टेट के कितने फंक्शंस हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट की जो किस पे किस सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि किसके पास में है पावर डिसीजन लेने की, है ना, फैसला कौन ले सकता है, गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। और लिमिटेशंस भी देखा हमने, जो पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है लिमिट करते हैं गवर्नमेंट की पावर को। कैसे लिमिट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, है ना। अधिकार जो है, सिटीजन्स को अधिकार दिए गए हैं, पर ये जो है लिमिट होते हैं किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि ये अधिकार जो है रोकते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है अपने दायरे में रह करके काम करे। फिर उसके बाद में हमने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि थर्ड फंक्शन देखा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये जो लिमिट करते हैं गवर्नमेंट की पावर्स को। ओके, और फिर उसके बाद में एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरफ लेकर के चल रहा है हमारा जो इंडिया को, कि हमारे इंडिया में जस्टिस हो, हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सभी लोगों को बराबर से अधिकार हो कि वो लोग जो है ग्रोथ कर सकें। तो एस्पायरेशंस एंड गोल ऑफ द सोसाइटी, जो गोल्स ऑफ द सोसाइटी जो है, ये भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव कर पाते हैं हम, है ना। ये जो फंक्शन देखा था हमने। फिर फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल की बात की थी, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर एक सिटीजन को, है ना। ये सारी चीजें देखी थी। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है इसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 में है, जो कि प्लेलिस्ट में सेव है, आप उसको देख सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमने देखा है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और इसका इफेक्टिव कितना है, और कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट कैसे होगा। जस्ट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा ठीक है, बना दिया, तो जो लोग उसको बना रहे हैं ना, उनके जो, जैसे कि हमारे नेशनल मूवमेंट हुआ, ठीक है, और जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, हमारे लीडर्स जो थे, वो सारे लीडर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर के बैठे और उन्होंने संविधान बनाया। तो ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर एक सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है ना। हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की गई है, विमेन के बारे में बात की गई है, चिल्ड्रन के बारे में भी बात की गई है उसमें, है ना, एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जो जनजाति होती है उनके बारे में, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड किया है ना। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट भी है, ये माइनॉरिटी को भी अधिकार देता है ना। और इसको माने क्यों हम? क्योंकि हमारे लीडर्स जो थे वो भी नेशनल जो मूवमेंट के पार्ट रहे, उन्होंने ये संविधान बनाया। अब जो लीडर होते हैं, जैसे कि अ, चाइना में देख लो या फिर म्यांमार में देख लो, वहां पर मिलिट्री रूल रहता है। अगर मिलिट्री के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो क्या जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोग बना रहे हैं ना। तो पीपल का पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी होता है, तभी वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसके हिसाब से उसकी लेजिटिमेसी मिलती है, जायज होना होता है, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना। तो हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनल स्ट्रगल का पार्ट थे, नेशनल मूवमेंट जो चला था, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, तो उसका पार्ट थे, तो उन्होंने संविधान जो है बनवाया, ठीक है। फिर नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा था, कि नेपाल कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहां पर, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। हमारा संविधान तो इतना पुराना है ना, 1949 में संविधान पूरी तरीके से बन गया था। ओके, 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1950 में, है ना। जो सारे प्रोविजन इसके इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पर नेपाल में ना कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उनका, क्योंकि वहां पर जो है पहले किंग रूल का चल रहा था, फिर किंग के बाद में फिर से जो है वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, विथ लिमिटेड पावर ऑफ किंग। पावर कम कर दी, लिमिट कम, मतलब सॉरी, लिमिट कर दी जो किंग की पावर है ना। फिर उसके बाद में फिर से इनका संविधान बनाने में प्रॉब्लम होने लगी, है ना। तो
बहुत सारी चीज़ें चल रही थी नेपाल में, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, है ना? तो ये सब देख चुके थे हम, हमें पढ़ना था अ, यहाँ से पढ़ना था हमें अ हुँ। हाउ वाज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बनाया गया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये देखेंगे हम। अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। एक असेंबली क्रिएट की गई थी जहाँ पर सभी लोग बैठे, है ना? और फिर उन सभी लोगों ने हर एक प्रोविज़न में हर एक चीज़ के बारे में डिबेट एंड डिस्कशन किया और फिर उसके बाद में वो हमारे संविधान को मतलब उसमें संविधान में लिखा गया वो प्रोविज़न, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना अनडिवाइडेड इंडिया था तब हमारा पाकिस्तान और जो था वो भी हमारा पार्ट था पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है ना? तो ये भी इंडिया का तब पार्ट थे। बाद में फिर ये अलग हो गया था, है ना? तो फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है? फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड हो गया इंडिया जब, तो फिर उसके बाद में 1947 में जब 14th अगस्त को डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद में फिर से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविंस मतलब कि स्टेट है, ओके? फिर से क्रिएट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत और फिर से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ना, जो अभी होती हैं, तो जैसे कि पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि लॉ मेकिंग का काम करती है फॉर द स्टेट्स। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनमें से ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया लोगों को और फिर वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, है ना? फिर वहाँ पर संविधान बनाने का काम हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कंपोज़ की गई थी, तो उसमें ना सजेस्ट किया गया था, ये किसकी सजेस्ट किसका सजेशन था? ब्रिटिश कैबिनेट का, जिसको कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एस्टैब्लिश की गई थी इंडिया में, संविधान बनाने के लिए। हर एक प्रोविंस थी, जो हर एक स्टेट थे ना, जो भी प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पर हमारा इंडिया जो था उसमें कई सारे राजा-महाराजा का भी रूल था। तो वो जो राजा-महाराजा थे वो हार तो गए थे, ब्रिटिशर्स थे। अब वो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को मानते थे और वो पेंशन पे रा रूल करते थे, मतलब कि नाम के राजा रह गए थे। तो उन्हीं को प्रिंसली स्टेट कहा गया, है ना? ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे, तो उन सभी को सीट्स अलॉट की गई जो उनकी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कि 1:10 लाख, तो 10 लाख लोगों पर एक सीट दी गई थी। उस टाइम पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। फिर उसके बाद में प्रोविंसेस जो हैं, जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थी, कुछ प्रोविंसेस जो थी स्टेट के अंदर आती थी, सॉरी जो प्रिंसली स्टेट के अंदर, जहाँ पर राजा-महाराजा रूल किया करते थे। कुछ प्रोविंसेस जो थी ब्रिटिश रूल के डायरेक्टली उसके अंदर आती थी, है ना? तो ये इनडायरेक्टली आते थे, जो प्रिंसली स्टेट के जो रूल किया करती थी ना, तो वहाँ पर। तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ओवरऑल पूरे इंडिया पर था। यहाँ पर इनडायरेक्टली था, यहाँ पर डायरेक्ट रूल था। तो यहाँ से इलेक्ट किए गए 292 मेंबर्स। प्रिंसली स्टेट को जो अलाउ किया गया था, मिनिमम 93 सीट्स दी गई थी। तो सीट्स जो थी हर प्रोविंस से आई थी, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 3 बेसिस पे। 3 मेन कम्युनिटीज़ जो थी उनमें डिवाइड किया गया था, है ना? जैसे कि मुस्लिम, सिख एंड जनरल जो सारे आ जाते हैं उसमें, है ना? तो इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सीट दी गई थी। हर एक सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मेंबर्स जो थे हर कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किए गए थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ ना जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसी तरीके से होते हैं। तो इसमें ना जैसे कि 3 कैंडिडेट खड़े हुए, ठीक है? तो जनता इनको वोट कैसे देगी? ये पर्सन जो है इनको वोट दे रहा है, ठीक है? तो ये अपना प्रेफ़रेंस देगा, ठीक है? 1, 2 और 3 कैंडिडेट हैं ये, ठीक है? तो इसने क्या किया, पहला प्रेफ़रेंस दे दिया फर्स्ट कैंडिडेट को, सेकंड प्रेफ़रेंस दे दिया थर्ड कैंडिडेट को और फिर इनको दे दिया सेकंड वाला, है ना? ये जो हो गए 3 प्रेफ़रेंसेस दे दिए, मतलब कि सबसे ऊपर ये आना चाहिए, फिर उसके बाद में ये वाला आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। ऐसे ही दूसरा बंदा आएगा तो वो उसने पहले किसको चूज़ कर लिया? तीसरे वाले को, फिर उसके हिसाब से फर्स्ट वाला जो है
वो दूसरे में आना चाहिए, है ना? तो ऐसे प्रेफ़रेंसेस देते हैं। फिर जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसको काउंट करते हैं। फिर 2 लोगों के बीच में इलेक्शन होता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये, है ना? प्रेफ़रेंसेस देते हैं कि मेरे लिए ये वाला जो है ज़्यादा ज़रूरी है, ये कम ज़रूरी है, ठीक है? तो इस हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। तो ऐसे इलेक्शन हुआ। मेथड ऑफ जो सिलेक्शन था, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज़ टू बी डिटरमाइन्ड बाय कंसल्टेशन। और जो प्रिंसली स्टेट है ना, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो वहाँ पर इस तरीके से इलेक्शन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और प्रिंसली स्टेट जो थी राजा महाराजा वाली, तो वहाँ पर उन्होंने कंसल्टेशन किया और उस हिसाब से डिवाइड कर दी सीट्स। अभी बी आर अम्बेडकर जो है, अपने जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जो है स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है? वी मस्ट जो है वो चाहते थे कि उनकी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो वो एक सोशल डेमोक्रेसी भी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये जो बी आर अम्बेडकर कहते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे हो गई? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब हो गया हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, ठीक है? वोटिंग राइट है मतलब कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। हर कोई इंसान जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है अगर उसकी एज 18 इयर्स है, ठीक है? और फिर वो जो 18 इयर्स तो है पर जो जैसे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 एज होती है, पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 होती है, तो इस हिसाब से 18 का तो वोट देने का अधिकार है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की एज है ना? तो आप लोकसभा की इलेक्शन लड़ सकते हो, तो ये क्या हुआ आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो, आपको वोट देने का भी का अधिकार है, तो ये हो गई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गई। सोशल डेमोक्रेसी में अलग चीज़ आती है, सोशल डेमोक्रेसी में जो होता है ना कि इसमें क्या होता है सोशल डेमोक्रेसी में कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ठीक है? ये तो होना ही चाहिए लाइफ में। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती जब तक बेस ना हो सोशल डेमोक्रेसी का। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी साथ-साथ ही हो सकते हैं, है ना? तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऐसी जो ज़िंदगी होती है, वे ऑफ लाइफ होता है, जिसमें ना लिबर्टी होती है, हर एक इंसान के पास में आज़ादी है, ठीक है? इक्वली उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है सभी लोगों के बीच में, है ना? तो अगर ये होता है ना तभी सोशल डेमोक्रेसी होती है, सोशल डेमोक्रेसी रहेगी तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाएगी। आप सोचो सोशल डेमोक्रेसी है क्या इंडिया में? नहीं है, है ना? तो लिबर्टी तो है, आज़ादी तो है, पर उस आज़ादी का लोग ढंग से यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाते क्योंकि कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है ना? कोई कास्ट की इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है ना? तो इस चक्कर में क्या करते हैं रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, इस चक्कर में लोग वोट किसको देते हैं? वोट अपने कास्ट वाले, अपने रिलीजन वाले, ऐसे लोगों को वोट देते हैं, चाहे वो क्रिमिनल भी हो तो भी, है ना? तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खराब होती है अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं होती। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है इनको जो है ट्रीट नहीं कर सकते सेपरेट आइटम्स एंड ट्रिनिटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये तीनों साथ में ही रहते हैं। ये जो है ट्रिनिटी कहलाती है, ओके? तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये तीनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो ये जो एक यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बनाते हैं कि अगर इनको एक से डाइवोर्स करोगे, तो जो है इनका जो है दूसरा पर्पस डिफीट हो जाएगा डेमोक्रेसी में। आप समझे मतलब कि जो अगर इनका पर्पस क्या है डेमोक्रेसी का कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर एक भी चीज नहीं होगी जैसे कि अगर आजादी नहीं होगी, इक्वालिटी होगी सभी लोगों में, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, है ना? अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकते फिर। तो इससे क्या होगा कि एक को डाइवोर्स करोगे तो दूसरे का जो पर्पस है वो खत्म होने लगेगा। अगर इक्वालिटी नहीं रहेगी, लिबर्टी है सभी लोगों के पास में, भाईचारा नहीं रहेगा, फिर फ्रेटर्निटी कहाँ से आएगी? है ना? सभी लोग जो है अपनी मनमानी करते रहेंगे, ओके? और फिर गरीबी अरी अमीरी का और ज़्यादा गैप बढ़ने लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो लिबर्टी जो है उसको डाइवोर्स नहीं कर सकते आप इक्वालिटी से, इक्वालिटी को डाइवोर्स नहीं कर सकते मतलब कि इक्वालिटी को अलग नहीं कर सकते लिबर्टी से, ना ही लिबर्टी को अलग कर सकते हो आप फ्रेटर्निटी से। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं साथ में ही रहती हैं। तभी जो है सोशल डेमोक्रेसी बन पाएगी। ठीक है? सोशल डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों का प्लस करके, है ना? विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी जो है सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। तो अगर इक्वालिटी नहीं होगी, तो लिबर्टी बस होगी। तो लिबर्टी में सभी लोगों को आज़ादी है, तो कुछ लोगों का
कुछ लोग ऊपर हो जाएँगे और बाकी सारे लोग नीचे हो जाएँगे, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा। सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर लेंगे कुछ लोग, है ना? कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएँगे और बाकी सारे लोग गरीब हो जाएँगे, है ना? तो इक्वालिटी नहीं रहेगी तो लिबर्टी का क्या होगा? लिबर्टी से ऐसा रिज़ल्ट आएगा। इक्वालिटी है, अगर लिबर्टी नहीं है, तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव किल हो जाएगा, है ना? मतलब कि इक्वालिटी तो है, सभी लोग समान हैं, पर अगर लिबर्टी नहीं है, तो आज़ादी नहीं है लोगों के पास में, तो लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं पाएँगे। अपना इंडिविजुअली जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, है ना? तो विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, भाईचारा नहीं है लोगों के बीच में, तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है, वो ढंग से काम कर ही नहीं पाएँगे, है ना? फिर क्या होगा? एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो हमेशा पुलिस बन के खड़ा रहेगा लोगों को लड़ाई-झगड़े से बचाने के लिए। क्योंकि एक-दूसरे को मारने को तैयार रहेंगे लोग, अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा सोसाइटी में तो, है ना? ओके, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी होगी जब ये सोशल डेमोक्रेसी ढंग से होगी, और सोशल डेमोक्रेसी के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तीनों चीज बहुत जरूरी होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बीइंग प्रैक्टिस इन योर क्लासरूम, तो क्या आपके क्लासरूम में लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है ना? तो कोएग्जिस्ट करते हैं सब साथ में, तो आपको ये डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है? तो प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल बनाते हैं, है ना? तो क्या हमारा संविधान इस टेस्ट को पास कर पाता है? तो हमारे संविधान ने इस टेस्ट को पास किया है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो जो थी रिप्रेजेंटेटिव थी, है ना? उसमें हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो है जो लीडर्स जो थे, वो लीडर्स अपनी मनमानी नहीं किए थे। पीपल के द्वारा इलेक्ट हुए थे, है ना? और जनता को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और हर एक सेक्शन के बारे में उन्होंने बात की थी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड हैं, और जो गवर्नमेंट की पावर्स पे भी लिमिट लगाता है हमारा संविधान, है ना? अब संविधान जो है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो किस तरीके से उसका कंपोज़िशन था, तो वो देखते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन में बहुत ज़्यादा खून-खराबा हुआ था ना, मार दिया था एक-दूसरे को लोगों ने। जो अ, 3 जून 1947 में जो क्या हुआ था, अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, जो भी मेंबर्स जो थे इलेक्टेड थे, टेरिटरीज़ जो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, उन्होंने क्या बोला कि वो हम मेंबर नहीं रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो 15 अगस्त को तो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को जो है बहुत ज़्यादा दंगे भड़क गए थे, है ना? जो गदर मूवी में भी आपने देखा होगा, है ना? तो 3 जून को जो है, जो भी पाकिस्तान की जो टेरिटरीज़ से आते थे ना मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उन्होंने बोला कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो नंबर ऑफ मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कम हो गए, 299 तक हो गए, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 को, हाफ कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मतलब कुछ प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी दिन हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, हमारा संविधान दिवस होता है ये, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंट डे जो कि 2015 से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो 284 जो मेंबर्स थे एक्चुअली प्रेज़ेंट रहे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है? और उन्होंने सिग्नेचर किया, जो संविधान में पूरी तरीके से फाइनली पास किया गया। तो संविधान में सिग्नेचर किया गया 24 जनवरी को, है ना? सबके सिग्नेचर हो गए, फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा इफ़ेक्ट में आ गया था 26 जनवरी 1950 को। इस 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था, है ना? इसलिए ये जो डेट थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसलिए डिसाइड किया गया कि जो संविधान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को करेंगे, ओके? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था फ्रेम किया गया अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडियस वायलेंस, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो गया था, है ना? बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मतलब बहुत ही प्रॉब्लम सही उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, है ना? तो पार्टीशन के बाद ये जो हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से फ़ोर्स में आया। तो ये इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फॉर्ट्यूट ऑफ द फार्मर्स, तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे ना, उनके लिए ये जो है ट्रिब्यूट है। क्योंकि जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम पर, उन्होंने हमारा संविधान बनाया, है ना?
तो ये जो वॉयलेंस हुआ उससे भी उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा वॉयलेंस होने के बाद भी उन्होंने अपने देश का जो है संविधान बनाया है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी कि बहुत ही ज़्यादा अब अंग्रेज़ थोड़ी ना बहुत अच्छा छोड़ के गए थे इंडिया को, है ना? इतनी ज़्यादा गरीबी थी, भुखमरी थी, जो बच्चों की डेथ होती थी बहुत ज़्यादा, कुपोषण था बच्चों में, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके गए थे वो इंडिया में। मतलब इंडिया खड़े होने लायक नहीं था उस टाइम पर। फिर धीरे-धीरे हमारा जो है हमारा भारत जो है फिर उभरा इन सब चीज़ों से, है ना? बाहर निकला। तो जो इमेंस प्रेशर उस टाइम पर उन्होंने इतना ज़्यादा वॉयलेंस के बाद भी फिर पार्टीशन जो हुआ, है ना? फिर भी उन्होंने हमारा संविधान बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो था पूरी तरीके से कमिटेड था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीज़नशिप। तो हमारा सिटीज़नशिप का जो है क्या हुआ नया कंसेप्शन आया, जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो सिक्योर हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के साथ में कुछ गलत होता है ना? माइनॉरिटीज़ कितनी है हमारे देश में? हमारे यहाँ जो 6 तरीके की माइनॉरिटी पाई जाती है ना, जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ठीक है? पारसीज़ और जैन, तो 6 तरीके की माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटी वर्ड जो है संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी जो कम नंबर में लोग हैं ना, उनके बारे में। बट अगर पाकिस्तान में देखो ना तो माइनॉरिटी लगातार वहाँ पर कम हो रही है। बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर। कई देशों में होता है। आप तो बहुत अच्छी कंट्री में रह रहे हो, जहाँ पर आप किसी भी नेता को कुछ भी बोल देते हो, है ना? कुछ भी कर देते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ भी बोल देते हैं। वरना चाइना में, सऊदी अरेबिया में या दूसरी कंट्री में अगर कुछ बोल दो ना तो उठवा लेते हैं, वो गायब ही जाता है इंसान। है ना? माइनॉरिटीज़ का तो मतलब समझो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल रहता है ना? जैसे पाकिस्तान में। तो माइनॉरिटीज़ का भी जो है हमारे यहाँ सिक्योर थी, माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार दिया गया है संविधान में, है ना? रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है हमारे सिटीज़नशिप के, जो हमारे सिटीज़नशिप भारत के नागरिक हैं, ठीक है? इंडियन सिटीज़नशिप है, ठीक है? इंडियन सिटीज़नशिप ना कि कोई रिलीजियस आइडेंटिटी, ओके? जो हमारा कंपोजिशन रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने जो है संविधान को एकदम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा संविधान बनाया था। मतलब कि जो हमारा जो मेंबर्स थे ना असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थे जनता के द्वारा, पर हाँ, वो इतने सीरियस थे कि उनको एक अच्छे जो है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन था। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट भी मिल जाती है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन, तो आपको मिलेगी डिबेट। उनका हर एक प्रोविज़न को रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है। कि हर एक जो संविधान में एक-एक चीज़ लिखी गई है ना, उसपे कई बार डिबेट किया गया, डिस्कशन किया गया, बहस हुई कि ये जो है सही है कि नहीं, हमारे संविधान में लिखने लायक है कि नहीं, है ना? क्योंकि ये पूरे देश को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, इसके हिसाब से हमारा देश चलना था। मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन, हर एक रिलीजन के जो मेंबर हैं, ठीक है? तो उनको रिप्रेज़ेंटेशन दिया गया, है ना? जो हमारे संविधान में जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में असेंबली जो थी उस वो जो 28 मेंबर्स जो थे शेड्यूल कास्ट से भी थे, है ना? जिनको जिनके साथ में हिस्टोरिकली इनजस्टिस था, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था, भेदभाव होता था, उनका उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहा। उनके लिए भी कई सारे प्रोविजन जैसे कि डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में ये संविधान के। तो इसमें आर्टिकल जो 46 है ना, इनके बारे में बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के बारे में कि इनका जो एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के चलना है, इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया ताकि इनको भी अपलिफ्टमेंट किया जाए, है ना? इनको आगे लेकर के चला जाए क्योंकि ये भेदभाव भरी सोसाइटी में इनको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, कांग्रेस उस टाइम पर डोमिनेट कर रही थी क्योंकि कांग्रेस जो थी ना, वो नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी ना उस टाइम पर, तो हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, तो उस टाइम पर ये पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था। गांधी जी ने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम खत्म हो गया है। मेनली इनका क्या काम था कि फ्रीडम दिलवाना भारत को, है ना? तो इन्होंने ये काम कर दिया। बाद में जो महात्मा गांधी ने बोला भी था कि इसको आप खत्म कर दो, है ना? पर ये लोग जो इसको आगे लेकर के चले लोग, है ना? तो इसमें फिर बाद में लीडर चेंज हो गए तो इनका मोटिव भी चेंज हो गया, है ना? तो उस टाइम पर कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी क्योंकि अब आज़ादी में सबसे बड़ा नाम इन्हीं का था, है ना? क्योंकि इसमें सारे लीडर्स की रिप्रेजेंटेशन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू हो, ठीक है? गांधी जी भी उस टाइम पर कनेक्टेड थे, है ना? सभी लोग जितने भी लीडर्स थे इससे कनेक्टेड थे। तो असेंबली में डोमिनेट कर रहे थे ये। 28% जो सीट थी
तो असेंबली की पार्टीशन के बाद में तो इन्हीं के पास थी। कांग्रेस जो थी इटसेल्फ जो तो डाइवर्स पार्टी थी, कांग्रेस में भी हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन थी, है ना? तो ये डाइवर्स पार्टी थी, तो इसमें सारे ओपिनियंस भी सब लोगों के लिए गए, है ना? प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, अब डेलिब्रेशन का प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे संविधान में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, विचार विमर्श करना, है ना? हर एक चीज पर डिबेट किया गया, डिस्कशन किया गया, विचार किया गया, है ना? तो अथॉरिटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सिर्फ जो फैक्ट से नहीं आती थी कि ये बहुत ब्रॉड थी, ये रिप्रेजेंटेटिव थी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली तो नहीं थी, पर हाँ, इस चीज़ से बस अथॉरिटी नहीं आती थी, एक और चीज़ थी कि इसके प्रोसीजर्स थे भी। क्योंकि जो हमारा संविधान जिस तरीके से फ्रेम किया गया ना, तो उसमें जो सारी वैल्यूज़ जो थी, जो सारे मेंबर्स की, वो भी डिबेट किया गया, उस पे दिव्य विचार-विमर्श किया गया। पता है आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डीपीएसपी अभी हमने आपको बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिए गए हैं। 36 से 51 आर्टिकल तक, है ना? तो डीपीएसपी में ना जो क्या है, डायरेक्टिव्स दी गई हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना है, कि हमारे देश में जो है सभी लोगों को आगे लेकर के चल सके, है ना? अच्छी-अच्छी चीज़ें करें हमारे देश में। तो इसमें ना गांधीयन प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है। गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे वो, है ना? वो दूर हो गए थे पॉलिटिक्स से, बाद में इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था ना पार्टीशन में भी, तो फिर दूर हो गए थे वो तो। पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनके जो आइडियाज़ थे इसको भी इंक्लूड किया। गांधीयन प्रिंसिपल के तौर पर आप कह सकते हो उनको। हुँ। जैसे कि आर्टिकल 40 के बारे में गांधी जी चाहते थे कि पंचायत जो है उसको पावर मिले, ठीक है? तो पंचायत के प्रमोशन के लिए 43 आर्टिकल जो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किए जाए, है ना? 43 बी आर्टिकल जो है, ओके, तो ऐसे आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। तो इन सबको लेकर के चले। 43 बी है, बाद में ऐड किया गया था, जो ये जो है ना, ये किसके लिए था? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। तो जो असेंबली थी ना, वो क्लेम करती है कि रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है? डिज़ायरेबल है, जो उसमें डाइवर्स सेक्शन, मतलब कि अलग-अलग, जो हमारी सोसाइटी में इतनी डाइवर्स है ना, अलग-अलग भिन्नता पाई जाती है, तो सारे के सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन था। इक्वली ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, नॉट ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी और कम्युनिटी, तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना लोग, तो ना सिर्फ अपनी जो आइडेंटिटी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, बल्कि तो वो अपनी कम्युनिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के रिप्रेजेंट तो कर रहे थे, पर वो पूरे देश के बारे में भी सोच रहे थे। मतलब कि पूरे देश का इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है? अपने नेशन के बारे में भी सोच कर के काम कर रहे थे वो लोग, है ना? विचार कर रहे थे उस चीज़ों पर जो भी संविधान में लिखी जानी है। तो कई सारे डिसएग्रीमेंट भी हुए, हैं ना? कई सारे आपको ना क्रिटिसिज़्म भी मिलेगा कि लोगों को पसंद नहीं आए कुछ प्रोविज़न, तो उसपे लोगों की कमेंट भी है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ना, उनकी कमेंट भी है कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, ठीक है? तो उसमें डिसएग्रीमेंट भी था, लोग नहीं एग्री हो रहे थे, पर मेजॉरिटी की वजह से फिर वो उसको इंक्लूड किया गया, है ना? कुछ डिसएग्रीमेंट भी हुए जो मेंबर्स के बीच में देखने को मिलते हैं। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, तो कुछ डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल तो थे ही, जैसे कि एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, तो कई डिफरेंसेस थे, जैसे कि इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसा, कि जो स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट, उसकी बातें सभी स्टेट को माननी पड़ेगी, स्टेट्स की ज़्यादा पावर बिल्कुल नहीं रहेगी। और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसा, कि स्टेट्स के पास में भी अच्छी खासी पावर होगी, है ना? वो पूरी तरीके से यूनियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, है ना? क्या कैसे रिलेशन होने चाहिए स्टेट और सेंटर के, ओके, तो ये सारी चीजें भी, मतलब कई चीजों पे डिबेट हो रहे थे। किस तरीके से रिलेशन होना चाहिए, पावर्स कितनी होंगी जुडिशरी की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करना चाहिए, है ना? कि प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी राइट को। पहले तो इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, पर बाद में देखा गया प्रॉपर्टी जो है बहुत इश्यू बन रहा है, क्योंकि अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था ना, डैम वगैरह बनाना, बड़ी-बड़ी चीज़ें, रेलवे लाइन बिछाना, कनेक्टिविटी करना, तो उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए। अब फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी, और अपने यहाँ तो वैसे ही प्रॉपर्टी को इज़्ज़त-बेइज़्ज़ती से कनेक्ट कर देते थे, उस टाइम पर गाँव ज़्यादा थे, है ना?
तो प्रॉपर्टी जो है इश्यू बन रहा था, तो प्रॉपर्टी को फिर फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, है ना? बाद में इसको लीगल राइट बस बना दिया गया था। ऑलमोस्ट फिर एवरी इश्यू, हर एक इश्यू जो था उसमें जो है फाउंडेशन देखने को मिलता है मॉडर्न स्टेट का। अभी जो हमारा इंडिया है ना उसका, तो हमको देखने को मिलता है हर इश्यू को डिस्कस किया गया है अच्छे से, है ना? फिर ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। तो एक ही प्रोविजन है जिसको जो है बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया था। बाकी हर एक प्रोविजन पे कई सारे डिबेट एंड डिस्कशन हुए। वो कौन-सा प्रोविज़न था? एक प्रोविज़न था यूनिवर्सल एडल्ट सफ़्रेज का, मतलब कि हर एक सिटीज़न जो था उसको वोट देने का अधिकार एक सर्टेन ऐज के बाद में। अभी कितनी ऐज है? 18 इयर्स है, पहले 21 इयर्स थी। इसको घटा दिया गया, ऐज को 18 साल कर दिया गया, वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ना किसी रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना एजुकेशन, ना जेंडर, ना इनकम। 18 साल के हो, आप सिटीज़न हो इंडिया के, तो आपको वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का अधिकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो फिर मेंबर्स जो थे उनको इस पे तो कुछ डिस्कस नहीं करना पड़ा, जो कि राइट टू वोट था। हर एक सिटीज़न को वोट देने का अधिकार दिया गया। बाकी अदर मैटर्स, जो दूसरे मैटर थे, उस पे बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन किया गया। ठीक है? और फिर अच्छे से ना डेमोक्रेटिक जो कमिटमेंट जो था असेंबली का, उन्होंने फॉलो किया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? अथॉरिटी मिलती है पब्लिक से, पब्लिक रीजन से। क्योंकि जितने भी मेंबर्स थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो एकदम इन्वॉल्व थे। किसके लिए? एक तो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अपने नेशन को लेकर के चल रहे थे, है ना? मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया, डिस्कशन किया और रीजन आर्ग्यूमेंट दिए कि ये प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए संविधान में, है ना? उन्होंने ऐसे दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, है ना? वो जो है प्रिंसिपल रीज़न दे रहे थे, ठीक है? उनके पास में एक वजह थी इस चीज़ को अगर वो सपोर्ट कर रहे थे, है ना? अदर मेंबर को वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये प्रोविज़न संविधान में अगर होगा तो इससे क्या होगा, ठीक है? वुमेन अपने बारे में जो है उनके अधिकारों के बारे में भी और नेशन के बारे में भी बात कर रही थी, शेड्यूल ट्राइब वाले भी, है ना? शेड्यूल जो कास्ट वाले भी। ओके, तो हर एक सिटीज़न के बारे में सोच के चल रहे थे, ठीक है? तो जो रीज़न जो दिया जा रहा था ना, हर एक जो उसको ना बहुत अच्छे से कंसीडर किया जा रहा था। जब ये रीज़न दे रहे थे ना, तो रीज़न देते हुए ये अपना इंटरेस्ट जो अगर अपने इंटरेस्ट की बात करते तो वो नैरो कंसिडरेशन हो जाता, पर वो उनको ना अपना रीज़न जो है सभी लोगों को एक्सप्लेन करना था। तो वो इंटरेस्ट जो कंसिडरेशन जो था उनका वाइडर हो जाता, ठीक है? उनको सभी लोगों को एक्सप्लेन करना कि इससे जो अपने व्यू को, अपने व्यू पॉइंट को, कि ये हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए कितना सही है, ठीक है? तो ये जो डिबेट, इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स है डिबेट्स के पाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। है ना? हर एक क्लॉज़ जो है हमारे संविधान में लिखा गया है, तो उसमें पूरी तरीके से जाँच-पड़ताल, अच्छे से स्क्रूटनी की गई, डिबेट किया गया उसपे पूरी तरीके से, है ना? बहस भी हुई और डिस्कशन भी हुआ और उसपे विचार भी किया गया और फिर उसके बाद में उसका पब्लिक रीज़न देखा गया कि हर एक चीज़ का एक रीज़न है। आप हर एक चीज़ जो संविधान में देखोगे, हर एक चीज़ का रीज़न है, ठीक है? और फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया और फिर उसको संविधान में लिखा गया। तो ये जो डिबेट्स हैं इसमें ना जो पूरी तरीके से जो सिग्निफिकेंट चैप्टर के साथ में इंक्लूडेड हैं। तो इन डिबेट्स को अच्छे से मेमोरियलाइज़ किया गया, है ना? तो मतलब ये जो डिबेट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें जिस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया है ना, तो इक्वली जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में लोग बात करते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रही, है ना? तो प्रोसीजर जो है उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी जो कि बी आर अम्बेडकर थे। तो ये एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका ना अच्छे-अच्छे शब्द बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातें कही गई हैं यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ में, मतलब एनर्जी के साथ में उन्होंने काम किया, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर की उस टाइम पर हेल्थ जो थी थोड़ी खराब थी, है ना? तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के जो मेंबर्स थे उनके बारे में और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में उन्होंने बोला कि अच्छे से उन्होंने डिसीजन लिया। तो उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया कि जो इनको जो है क्या बनाया, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है ना, ये जो है जस्टिफाई होता है इनका कि सिलेक्शन, है ना? क्योंकि ये जो है इतने आज मतलब आप बी आर अम्बेडकर को देखोगे ना, बहुत ही अच्छा लॉ वगैरह का सारा कुछ उनका बहुत ही ज्यादा ज्ञान था उनके पास में।
तो इन्होंने अपना जस्टिफाई किया, जो बी आर अम्बेडकर थे उनका जो सिलेक्शन था, उन्होंने अपना काम के थ्रू बताया कि हमने एकदम जो सही इंसान को चूज किया है ना, कि उन्हें अपने काम से प्रूव कर दिया है ना। तो ये उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि बाकी अदर जो मेंबर्स थे कमेटी के, उन्होंने भी सेम डिवोशन और ज़ील के साथ में, मतलब अच्छे सा उत्साह के साथ में सारा काम किया, तो उनको थैंक्स है पूरी कंट्री की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लिए संविधान जो ड्राफ्ट किया उन्होंने, इसलिए तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उनको। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को। तो उनकी ये पिक्चर है, और ये जो है राजेंद्र प्रसाद है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो प्रोसीजर, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि हर एक प्रोविजन जो है उसका क्या है, रीजन है क्यों ये इंक्लूड किया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें 8 मेजर कमिटीज थी, ठीक है। तो कई सारी कमिटी बनाई गई थी, पता है आपको। जो कमिटी थी ना, तो उसमें कई सारे मेंबर हुआ करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए और राजेंद्र प्रसाद हो गए। हर एक सब्जेक्ट की कमेटी बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट की अलग कमेटी बनाई हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग कमेटी बनाई हुई थी, तो कई सारी कमिटीज बनाई गई थी। तो नेहरू हो गए, जो राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, बी आर अम्बेडकर, तो ये चेयर कर रहे थे इन कमिटीज को। ये देखो, इतने जो हमारे यहाँ के लीडर्स जो थे, ये बना रहे थे संविधान, है ना। तो इस संविधान को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। ओके, तो इनकी लेजिटिमेसी देखी जाती है। तो ये जो थे, इन्होंने एग्री किया हर एक जो एक दूसरे के साथ में कई सारी चीज़ों पे। अम्बेडकर जो थे, वो क्रिटिक तो थे कांग्रेस के और गांधी के, क्योंकि अम्बेडकर ने भी वो सारी चीज़ें सही थी ना, कास्ट इनइक्वालिटी वगैरह। और जो कांग्रेस थी उसमें ज़्यादा एलीट मेंबर देखने को मिलते थे, है ना। तो गांधी के भी ये क्रिटिक थे, ठीक है। तो मतलब कि ये अपनी कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, क्योंकि इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ था। ओके, तो ये एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। शेड्यूल कास्ट जो थे, शेड्यूल कास्ट वालों के साथ में बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस हुआ था, है ना, पहले के टाइम पर। तो उसके जो थे, इसलिए ये जो क्रिटिक थे कांग्रेस और गांधी के, पर ये जो है एक्यूज़ तो करते थे इनको अ, कि इन्होंने ढंग से काम नहीं किया अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। गांधी जी को भी और कांग्रेस को भी बोलते थे कि इन्होंने ढंग से काम तो नहीं किया शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके जो है, इनके वेलफेयर के लिए, इनको आगे लेकर के चलने के लिए। पर पटेल और नेहरू जो थे डिसएग्री करते थे कई सारे इशू में। सरदार पटेल जो थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक जो किस्सा है ना कश्मीर का, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कश्मीर हमारा पार्ट है, तो आप पुलिस एक्शन के थ्रू वहां पर, मतलब आर्मी भेज करके वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं हम, है ना। और जो राजा हरी सिंह ने तो साइन कर ही दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की, कश्मीर पूरा इंडिया का पार्ट है। पर इनने क्या किया नेहरू जी ने, कि जो वहां पर पहुंच गए ये यूएन में लेकर के, तो यूएन जो था वो, यूएन में यूएस और यूके डोमिनेट करते थे। तो यूके तो वैसे ही इंडिया को बर्बाद करके छोड़ के गया था, है ना। तो यूके ने वहां मैटर लटका ही दिया हमेशा के लिए, तो अभी भी लटका हुआ है ना। तो कई सारे इशू में डिसएग्रीमेंट थे सरदार पटेल जी के और नेहरू जी के, है ना। तो पर ये लोग ना, भले ही इनके डिसएग्रीमेंट थे, पर ये जो है सभी लोग साथ में काम कर रहे थे अपने देश के लिए। इनका मेन मोटिव क्या था, अपने देश को आगे लेकर के चलना। हर कमेटी जो थी उसके पर्टिकुलर प्रोविजंस जो थे संविधान में, उसको उसमें डिबेट किया गया पूरी तरीके से, है ना। तो छोटे छोटे एक तो होता है ना कि आप बहुत बड़े काम को छोटे छोटे भागों में बांट देते हो, फिर उसको अच्छे से कर पाते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें इंक्लूड होनी थी ना, उनके लिए भी डिबेट एंड डिस्कशन के लिए छोटी-छोटी कमिटी बना दी गई थी, है ना? तो उस तरीके से काम किया गया। अटेम्प्ट हुआ, अच्छे से कंसेंसस एग्रीमेंट भी हुआ, ठीक है, लोगों में, और फिर उन्होंने अपना संविधान बनाया, है ना? तो फिर इन्होंने अच्छे से ड्राफ्ट किया। कुछ प्रोविज़न जो थे उस पे वोटिंग भी हुई, है ना? जैसे कि बट इन ईच इंस्टेंट एवरी सिंगल आर्गुमेंट, क्वेरी और कंसर्न वाज़ रिस्पोंडेड टू अ ग्रेट केयर। हर एक छोटी-सी छोटी चीज़ हो गई, छोटे से भी एक डाउट होता था तो उसको भी ढंग से समझा गया, ठीक है? और उसको इंक्लूड किया गया, उसको भी लिखा गया, है ना? हर एक चीज़ को लिखा गया। हमारे जो डिबेट है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ही बड़ी बुक है, ठीक है? वो मतलब वॉल्यूम्स हैं उसमें भी कई सारे। तो असेंबली जो थी उसमें ना 160 166 डेज़ के लिए मिली, और सेपरेट 2 इयर्स 11 मंथ, ठीक है? तो इतने दिन उन्होंने काम किया और फिर संविधान बना। मतलब 2 साल 11 महीने इतने तो लग ही गए, ठीक है? और असेंबली ने दूसरे जो 166 डेज़ के लिए अलग से मिले हुए थे, है ना? तो इतना टाइम तो लग ही गया। हर एक सेशन में पूरा डिबेट वगैरह हुआ, फिर जा कर के संविधान बना।
इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ असेंबली के जो प्रोड्यूस असेंबली में जो हुआ उसकी मतलब कि असेंबली वालों ने ही सिर्फ बनाया। तो हमारे नेशनल मूवमेंट जो था उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। असेंबली जो थी डाइवर्स थी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की। तो उन्होंने फंक्शन तो किया उसमें जो, पर ये लोग अगर ढंग से काम नहीं कर पाते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कंसेंसस नहीं होता जो मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी लाया गया। कई बार डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था कि हमें अपनी आज़ादी लेनी है, जैसे कि 1930 में पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया गया था कि पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, पर नहीं मिल पाया था उस टाइम पर, है ना, इंडिपेंडेंस इंडिया को। फिर भी लोगों ने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि हमारा जो, अगर हम आज़ाद होते हैं, हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, तो फिर उसके बाद में हम अपने देश को आगे लेकर के कैसे चलना है। तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली गई थी, जैसे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, है ना? संविधान बनाएँगे, किस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अंग्रेज़ों ने जैसा सिस्टम क्रिएट किया था उसको भी फॉलो करके जैसे चला जा सकता है ना? जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंग्रेज़ों ने ही क्रिएट की। लॉन्ग स्ट्रगल रहा फ्रीडम का, है ना? तो उसके थ्रू जो है कई सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी पहले से ही। इसलिए हम अच्छा संविधान बना पाए, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल तो था ही, है ना? पूरी तरीके से शेप में जब आई, तो प्रिंसिपल जो है इनहेरिटेड रहे हमारे पास। कहाँ से मिले थे हमें पहले से प्रिंसिपल? नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू मिल चुके थे, है ना? पहले से भी लोगों ने सोच के रखा था। ऐसे नहीं कि ठीक है आज़ादी, आज़ादी की बात कर रहे हैं, पर लोग सोच ही नहीं रहे कि आज़ादी के बाद करना क्या है? कैसे लेकर के चलना है देश को, है ना? 1857 में जब वॉर हुई थी ना, जो रिबेलियन के लिए रिबेलियन था, जो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो इस टाइम पे ना अलग-अलग जो राजा महाराजा थे अपनी-अपनी तरफ से लड़ रहे थे, पर इनको पता नहीं था कि आज़ादी जब मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होना था? फिर राजा ही का रूल वापस आ जाता है ना? तो कैसे लेकर के चलना है अपने देश को, इन्होंने सोचा ही नहीं। यूनाइटेड इंडिया की बात कर ही नहीं रहे थे ये लोग, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था नहीं। साउथ के कई सारे स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। एजुकेटेड जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज, उनको पता था कि अंग्रेज कुछ होने वाला है नहीं, अंग्रेज फिर से जो है कब्जा कर लेंगे, है ना, या फिर राजा महाराजा कब्जा कर लेंगे। तो उनको ये चीजें समझ में आ रही थी, तो यूनाइटेड एक कॉन्सेप्ट नहीं था, पर यहाँ पर पहले ही सोच चुके थे हमारे जो लीडर्स थे कि आजादी के बाद हमें अपने देश को लेकर के कैसे चलना है ना। तो जो हमारा संविधान जो बनाया गया है ना, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था उसमें ना कई सारे डिबेट मिलते हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो रिलेवेंट रहा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, शेप हुआ, फॉर्म कैसे होगी हमारी गवर्नमेंट। तो पहले ही लोगों ने सोच के रखा था कि शेप एंड फॉर्म कैसे होगा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहेगी उसका, है ना, और इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, जैसे कि इन इक्वालिटीज को खत्म करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हमको जो डिबेट में मिल जाती है, जो फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी डिबेट में भी मिलती है ये सारी चीज़ें। तो बेस्ट समरी अगर देखें प्रिंसिपल जो कि नेशनल मूवमेंट का था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो था ना, वो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन था। तो नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या-क्या चीज़ें हो चुकी थी, जो लोग चाहते थे कि हमारा जब भारत आज़ाद हो जाएगा, तो फिर हमें कैसे लेकर के चलना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमको ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में मिल जाती हैं। तो रेज़ोल्यूशन जो कि डिफाइन करता है एम ऑफ द असेंबली, रेज़ोल्यूशन ये जो था ना, ये क्या बता रहा है कि एम क्या होगा असेंबली का, किस तरीके से हमको लेकर के चलना है। तो ये नेहरू जी लेकर के आए थे 1946 में। तो ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन लेकर के आए थे कि हमें अपने देश को आगे लेकर के कैसे चलना है। तो इसमें ना कई सारी चीज़ें लिखी गई थी, है ना, एस्पायरेशन एंड वैल्यूज बताई गई थी। इसमें ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात किया गया था, ठीक है। इक्वालिटी फ्रेटर्निटी हमारे यहाँ रहेगी, है ना, कि सभी लोगों के जो इक्वल अधिकार रहेगा, वोट देने का अधिकार रहेगा। तो कई सारी चीजें बात की गई थी कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी लेकर के चलना पड़ेंगे जब एक आजाद हम नागरिक बन जाए, सॉरी, जो अब आजाद भारत हो जाएगा, है ना, तो फिर हमारे भारत के रिलेशन भी तो होंगे दूसरी कंट्री के साथ में। तो पीसफुली हम अपना जो है रिलेशन सबके साथ में शांति के साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में इंक्लूड की गई थी, ओके। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंस्पायर करते हैं, और उनको सम अप किया जो वैल्यूज़ जो इनकॉर्पोरेट की गई ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में। जो अभी प्रीवियस सेक्शन में जो जैसे कि क्या रहा है ना, सब्सटेंटिव प्रोविज़न जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ना, उसमें थोड़ा-थोड़ा जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी चीज़ें देखने को मिली, है ना, जो इनकॉर्पोरेट की गई थी वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन से। ओके, मतलब ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन में जो चीज़ें थी ना, वो भी हमारे संविधान में ली गई थी। बेस्ड ऑन दिस रेज़ोल्यूशन, इस रेज़ोल्यूशन के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, फंडामेंटल कमिटमेंट, मतलब कि इन चीज़ों पे जो है हमारा पूरी तरीके से दावा है, हमारा पूरी तरीके से कमिटेड है कि हमको लेकर के
के चलना है। क्या? इक्वालिटी, किसी के साथ में भी भेदभाव ना हो, सभी लोगों को साथ में लेकर के चला जाए, फ्रीडम हो, सभी लोगों के पास में लिबर्टी हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है, जनता का रूल हो, ठीक है, सोवरेनिटी हो, मतलब कि हमारा देश इंडिपेंडेंट है, हमारा देश अपने फैसले सभी खुद ही लेगा, किसी और के दबाव में आकर के जो फैसले नहीं लेगा। कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, इसकी बारे में भी बात की गई कि कॉस्मोपॉलिटन की इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ह्यूमन जितने भी हैं वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना? सभी लोग जो हैं, सारे जो इंसानियत का जैसे कि सभी लोग साथ में बिलोंग करते हैं, है ना? तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो था सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं है, इसमें एक मोरल कमिटमेंट भी देखने को मिलती है आपको। एक कमिटमेंट है कि हमको ऐसी एस्टैब्लिश करना है गवर्नमेंट जो कि फुलफिल करे कई सारे प्रॉमिसेस जो नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों से किए गए थे, ठीक है? तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे रूल्स एंड प्रोसीजर दिए गए हैं, पर एक मोरल कमिटमेंट भी है कि हमें अपने जो है गवर्नमेंट को कई सारे प्रोमिसेस भी फुलफिल करने हैं कि जो नेशनल मूवमेंट में लोगों से किए गए थे। ओके, अब जो मेन पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थे ना, यहाँ पर दिए गए हैं। इंडिया एक सोवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या हुआ? सोवरेन मतलब कि अभी हमने आपको बताया कि सोवरेनिटी है, ठीक है, कि इंडिया जो है अपने सारे डिसीजन अपने आप से लेंगे, ठीक है, जो किसी के दबाव में आकर के नहीं, है ना? जैसे कि पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहा था, वो हमारे डिसीजन ले रहा था, पर अब ऐसा नहीं है, इंडिया अपने सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, है ना? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रिपब्लिक, इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, है ना? इंडिया जो है यूनियन है किसका? ईस्ट वाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, जो पहले इंडियन टेरिटरीज पे ब्रिटिश का कब्जा था ना, उन जगहों पर इंडिया का है। अब वो इंडिया का मतलब ये पार्ट है। इंडियन स्टेट जो पहले से इंडिया के पार्ट थे, और जो भी इंडिया जो जो पार्ट आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया है वो भी, और इंडियन स्टेट जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन यूनियन को, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो भी जो है हमारे भारत का हिस्सा है वो सारी चीजें है ना, जो भी स्टेट इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी, और ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो पहले थी वो सारी, तो टेरिटरीज जो भी यूनियन का फॉर्म होंगी, जो भी मतलब कि जो भी जगह जो हमारे भारत का जो यूनियन का क्या होंगी, पार्ट बनेंगी, तो वो जो ऑटोनॉमस यूनिट होंगी, ठीक है, उनके पास में भी पावर्स होंगी, उनके पास में पावर होंगी, वो फंक्शन कर पाएंगे ढंग से। ओके, और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट जो भी पावर यूनियन की है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो दी गई है, पर कुछ चीज़ों पे सिर्फ यूनियन की पावर चलती है, जैसे कि फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करना, है ना, नेशनल सिक्योरिटी को देखना, अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना, तो ये सारी पावर्स किसके पास में है? यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। पर स्टेट्स के पास में ये पावर है कि स्टेट अपने एरिया में रूल करे, है ना, ढंग से। जितनी भी पावर्स हैं, अथॉरिटी है सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ से आ रही हैं? वो जनता से आ रही हैं। जैसे हमारे प्रियम्बल में भी सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया बात की गई है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, तो जनता से ही सारी पावर आती है ना? ऑल पीपल, जितने भी हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, उनको गारंटी किया जाएगा, क्या गारंटी मिलेगी उनको? सिक्योर कर रहे हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोसाइटी में जो है भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, इक्वालिटीज को कम करेंगे, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी लेकर के चलेंगे, मतलब कि एक जीने लायक कंडीशन तो हो, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, इन सब, तो ये चीजें तो बेसिक है जो हर एक इंसान को मिलना चाहिए, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, बाकी फिर वो आगे अपनी चीजें देख सकते हैं, है ना? अगर ये चीजें मिलती हैं तो एक बच्चा जो है फिर ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, हेल्थ और एजुकेशन स्किल मिल जाती है अगर एक इंसान को, है ना? तो इन चीजों को लेकर के चलना है, ये जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटीज की, हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए कि वो अपना जो है डेवलपमेंट कर सके, है ना? इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, मतलब लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग समान हैं लॉ के सामने। कानून ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के ऊपर अलग तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, कुछ लोगों को अलग मिलेगी, है ना? सभी लोग कानून के लिए इक्वल हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीडम होगी, स्पीच, बोलने का अधिकार, आपको अपनी चीजों को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका फेथ, आप अपना जो बिलीव करते हो, जो भी रिलीजन पे, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वर्शिप कर सकते हो अपने भगवान को, आप पूजा कर सकते हो उनका, जो भी आप जिस तरीके से रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? एसोसिएशन, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, ये प्रियम्बल में भी है, ठीक है, आपके अभी जो हमारा इंडिया का प्रियम्बल है उस पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो पब्लिक मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू लॉ लेकर के चलना पड़ेगा, मतलब आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा और पब्लिक मॉरलिटी को भी लेकर। पर ये सारे जो राइट्स दिए गए ना यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट है, इनको कोई वॉलेट नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इनका गलत इस्तेमाल करता है ना, जैसे कि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी बकोगे, हेट स्पीच फैलाओगे, किसी और के रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलोगे जिससे दंगे भड़क जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को फिर सजा मिलती है ना। माइनॉरिटीज हो गई जो कम नंबर में लोग हैं, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज जो हो गए, है ना, जहाँ पर जो है उतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज हो गए जहाँ पर जनजाति रहती है ना, जो फॉरेस्ट के पास में रहते हैं जो लोग, डिप्रेस्ड हो गए, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनके पास में हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है जिनके साथ में, है ना, तो उनको एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी अपलिफ्टमेंट के लिए उनके काम किया जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना करके चलना अपने रिपब्लिक की, जो हमारा इलेक्टेड जो इंडिया है उसकी। और सोवरेनिटी, सोवरेन हमारा लैंड्स है, सोवरेन राइट्स हैं, मतलब कि हमारे अधिकार हैं किसके ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर। जो समुद्र है उस पे भी लोगों के अधिकार होते हैं, जैसे कि इंडिया है ना, तो इंडिया के पास में जितना भी न्यूटिकल माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर समथिंग होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें भी अधिकार होता है कि इतने एरिया तक जो है इस इंडिया का अधिकार है, इतने एरिया तक श्रीलंका का अधिकार है। तो लैंड और सी पे भी लोगों के अधिकार होते हैं। फिर एयर पे भी, एयर स्पेस पे भी अधिकार होता है कि जैसे कि भारत के ऊपर से बिना भारत की परमिशन के कोई भी जो है अपना प्लेन इस तरीके से उड़ा करके नहीं ले जा सकता, है ना। हो सकता है वो बॉम्ब वगैरह लेकर के गिरा दे, है ना। तो एयर पे भी, एयर स्पेस पे भी अधिकार होते हैं। तो ये सारी जो है लेकर के चलेंगे, मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। ओके, तो इसके हिसाब से लेकर के चलेंगे। लैंड विल मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे कि देश में शांति रहे और वर्ल्ड में शांति रहे, है ना, और सभी लोगों का वेलफेयर हो, है ना। जो सभी लोगों का। ओके, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, थर्ड फैक्टर जो इंश्योर करता है इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा संविधान जो है इफेक्टिव है, ये जो है तीसरी चीज से हमें पता चलेगा, ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से। बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इससे हमको पता चलता है कि हमारा संविधान जो क्या है इफेक्टिव है। बेसिक प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट का है, जो डेमोक्रेटिक देखने को मिलता है, वो कमिटेड है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये कब फुलफिल हो पाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। राइट मतलब बैलेंस करना, जो इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास में भी बहुत ही मतलब प्रॉब्लम थी कि ठीक है, आप इंस्टीट्यूशन तो बना रहे हो, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए, जुडिशरी हो गई, अब इनकी पावर को डिफाइन करना और पूरी तरीके से बैलेंस बना करके चलना। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में पता चला कि एग्जीक्यूटिव इतनी पावरफुल हो गई कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने लगी, है ना, जुडिशरी को कमजोर कर दिया। अगर जुडिशरी कमजोर हो जाएगी तो जस्टिस सिस्टम नहीं बचेगा देश का, है ना। तो प्रॉपर बैलेंस बना करके चलना इन तीनों चीजों में, है ना। तो इसकी वजह से जो है क्या हुआ, फिर अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी ज्यादा रोल होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के होते हैं, पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएस में है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूएस में ना जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर प्रेसिडेंट की चलती है, प्रेसिडेंट इज द होल रूल अथॉरिटी। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो फेडरल अरेंजमेंट भी लेकर के चला गया। यूनियन और स्टेट की पावर्स को डिवाइड किया गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट की पावर्स को, जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में, ठीक है, और स्टेट्स के साथ भी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को भी डिसाइड किया गया, ठीक है। तो इवॉल्व हुआ बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट हमारे यहाँ आया, ठीक है, बैलेंस के साथ में कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तीनों को जो है पावर मिली, और ये चेक एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो मेकर्स जो थे, हमारा संविधान बनाने वाले जो लोग थे, वो थोड़े हेजिटेट उतने नहीं हो मतलब हेजिटेट नहीं हुए वो लोग, किससे, जो एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्री से। मतलब कि उन्होंने ना 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन रीड भी किए गए थे हमारे यहाँ के, जो अभी आगे लेकर के चलना है, कैसे संविधान लेकर के चलना है, कई सारे जो प्रोविजन अडॉप्ट किए गए दूसरे देशों के भी, है ना। तो फार्मर्स जो थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने पूरी तरीके से बोरो तो नहीं किया, पर हाँ जो
दूसरों की कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, अगर उन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई अच्छा प्रोविजन होता, तो उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस करके हमारे यहाँ इंडिया में ऐड किया गया, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया गया विथ मॉडिफिकेशन, है ना? कि इंडिया की कंडीशन के हिसाब से वो प्रोविजन फिट हो जाए, है ना? तो इसको ढंग से किया। तो डिफरेंट कंट्रीज से भी जो है कई सारे प्रोविजंस लिए गए, है ना? फिर उसके बाद में जो बोरिंग किया, जो कई सारे बोरो किए गए जो आइडियाज, नॉट स्लैविश इमिटेशन। तो एकदम ना ऐसे, ऐसा नहीं था कि सारी की सारी मतलब कि बेफालतू के प्रोविजन इंक्लूड कर दिए या फिर किसी और से कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं था। तो ईच प्रोविजन, हर एक प्रोविजन संविधान में लिया गया अगर दूसरों से भी, तो उसको डिफेंड किया गया कि वो इंडिया की चीज़ों में सूट कर रहा है कि नहीं। इंडिया की प्रॉब्लम, एस्पायरेशंस थी, उस चीज़ों को देख करके उसको इंक्लूड किया गया। इंडिया जो था एक्सट्रीमली लकी है कि उनको ऐसी असेंबली मिली जहाँ पर ना अ, ऐसा नहीं रहा कि छोटी-छोटी चीज़ों पे बस फ़ोकस किया उन्होंने, बड़ी चीज़ों पे भी फ़ोकस किया, है ना? और जो भी बेस्ट चीज़ थी, अवेलेबल थी बाहर, तो उसको भी मॉडिफ़ाई करके इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि इंडिया में सूट करेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। तो यहाँ पर देखो बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर जो है प्रिसाइड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उनकी पिक्चर दी गई है। तो वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें बोला गया है कि जो अभी ना कोई अगर पूछेगा कि जो अभी संविधान बनाया जा रहा है, तो हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि ये इतना टाइम पर हमारा संविधान बनाया गया है ना, एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी उस टाइम पर भी। तो इसमें क्या कोई नई थिंग थी? तो जो नई चीज़ थी, तो नई चीज़ ये थी कि हम इस तरीके से संविधान को बनाएँ कि इसमें कुछ ऐसे जो भी फॉल्ट थे, जो कमियाँ थी उसको अलग करें और हमारे देश की नीड के अकॉर्डिंगली जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेकर के चलें और अपने संविधान में लिखें। तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ से हमने चीज़ें अडॉप्ट की थी, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जो इलेक्शन में होता है। ठीक है, जो मतलब कि अ, 4-5 लोग, जितने भी लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्शन के लिए लोग खड़े हो गए, ठीक है? तो इनको मिल गए आधे-आधे वोट, है ना? तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसको जो है वो इलेक्टेड हो जाता है। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। मतलब कि जो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, लॉ बनाने वाले लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? तो उनको जवाब देना पड़ता है लॉ बनाने वालों को, ठीक है? तो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ कि सभी लोग जो हैं इक्वल हैं इन द आइज़ ऑफ द लॉज़, ओके? इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर कौन होता है? लोकसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करता है, तो स्पीकर का रोल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, ठीक है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरीके से लॉ बनाया जाता है ना, वो सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो आयरलैंड का था ना उससे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो कि डायरेक्टिव्स देते हैं गवर्नमेंट को किस तरीके से वेलफेयर लेकर के चलना है और अपने देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें एक दिशा दी गई है गवर्नमेंट को काम करने के लिए। तो ये जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है, क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि क्या है? सोशल डेमोक्रेसी, अभी पढ़ाया था ना। तो वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट इंस्पायर हुए, ठीक है? जो बिल ऑफ राइट्स कहते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वैसे ही हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पावर ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, मतलब कि अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं जो जुडिशरी, और जो भी गवर्नमेंट का लॉ होता है, एक्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, तो वो सारी चीजें। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, मतलब कि गवर्नमेंट का अगर इंटरफेयर होगा ना, तो जुडिशरी इंटर जो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर जज को गवर्नमेंट अपॉइंट करने लगी, तो गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं उनका केस जाएगा, तो वो तो सारे लोग बच जाएँगे ना, तो गवर्नमेंट तो करप्ट ही हो सकती है। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कई सारी चीज़ें ली गई, जैसे कि क्वाज़ी फेडरल फॉर्म लिया गया, जहाँ पर ना फेडरल सिस्टम, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो वैसे ही हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट, आप ना सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हो, नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हो। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है स्ट्रांग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, और स्टेट को पावर तो दी गई रहती है, पर स्टेट को यूनियन की बात माननी पड़ती है।
ठीक है, रेसिडेंशियल पावर की रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर मतलब कि 3 लिस्ट दी गई है हमारे संविधान में। 7th शेड्यूल है, ठीक है? तो उसमें ना 3 लिस्ट दी गई हैं। स्टेट लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट है, ठीक है? यूनियन लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है, जो कि जिसमें ना यूनियन लिस्ट में जो यूनियन लिस्ट में यूनियन के सब्जेक्ट दिए गए, जैसे कि फॉरेन रिलेशन हो गए, ठीक है? और सिक्योरिटी का हो गया, तो ये जो है काम दिए गए यूनियन को कि यूनियन को ये सारे कामों पे ये जो है लॉ बना सकते हैं। स्टेट को दिया गया जैसे कि हेल्थ हो गया, हुँ? एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन मैटर पे लॉ बनाएगा स्टेट। पर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी, एजुकेशन ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, ठीक है? फिर इसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है? फिर आते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि संविधान में लिखे नहीं गए हैं, पर वो टाइम के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, है ना? तो अब ये इसके बारे में थोड़ी ना पहले सोचा हुआ था, तो ऐसे सब्जेक्ट में जो पावर है किसके पास में रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है इस सब्जेक्ट में लॉ बनाने की, तो ये जो होती है रेसिडुअल पावर होती है। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में भी जो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। चैप्टर फाइनली फिनिश हो गया, है ना? इतना बड़ा चैप्टर था। अब कंक्लूजन देखते हैं। तो इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द विज़डम एंड फोरसाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर because of the constitution that they presented to the nation a document that enshrined fundamental values and highest aspiration shared by the people। तो ये ट्रिब्यूट है किसके लिए? विजडम, जो हमारे संविधान बनाने वाले इतने समझदार, इतने दूरदृष्टि के थे कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान जो इंडिया को दिया, है ना? इतना अच्छा डॉक्यूमेंट दिया जो कि हमारे फंडामेंटल वैल्यूज को भी लेकर के चल रहा है ना? और जो एस्पायरेशंस जो है हमारे जनता की, जो मतलब जो लोग चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो, अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ों को, वो भी लेकर के चल रहा है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से जो हमारा संविधान जो है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, सर्वाइव किया है रियलिटी के साथ में, इसलिए इसको लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है? जो हमारा संविधान है ना, उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, लाइव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उसको टाइम के साथ-साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, टाइम के साथ-साथ सिर्फ पेपर बन के रह जाते हैं। नेपाल जो है कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रगल करता रहा है ना, तो कई सारे होते हैं, बस पेपर के लिए बस बन जाते हैं वो। पर हमारा संविधान जो है, इतना प्यारा संविधान है कि अभी तक हमारे देश को होल्ड करके आगे लेकर के चल रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि साउथ अफ्रीका अगर देखें, वो भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका था ना, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी। मेन पर्पस जो था ना, तो लॉन्ग सर्च, मतलब बहुत ही ज्यादा सर्च किया गया, ठीक है, 3 साल तक, और फिर उसके बाद में बैलेंस बनाया गया। 3 साल ही हो गए थे, लगभग 2 साल हो गए थे, 11 महीने हो गए थे, है ना? तो संविधान बनाने में एकदम राइट बैलेंस लेकर के चले, सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में लेकर के चले, है ना? और बैलेंस बनाया, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है उनके बीच में भी, और बैलेंस दिया, मतलब पावर भी ढंग से डिवाइड की गई, है ना? तो एकदम जल्दी जल्दी में हमारा संविधान नहीं बनाया गया, पूरे टाइम ले लिया गया, पूरे टाइम के साथ में, है ना? और चीज़ों को अरेंज किया गया परफेक्टली, और फिर हमारा संविधान लेकर के चला गया, है ना? और बनाया उसको पूरी चीज़ों, जैसे कि अकोमोडेट किया एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? जो हमारे देश के जो लोग हैं, किस तरीके से अपने भारत को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, है ना? उनकी लाइफ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, तो वो भी हमारे संविधान मेकर्स ने सारी चीज़ें इंक्लूड की, है ना? आपको इसके बारे में ना और चीज़ें जानने को मिलेगी जब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे, है ना? वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, पर हमने सोचा था इस वीडियो में ना इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। तो आपको कैसा लगता है वीडियो? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। और अगर आपको लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेक्चर हो गए, तो आप स्पीड में भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो वो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।